नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारी बारिश से गुजरात अस्त व्यस्त। अहमदाबाद से वलसाड तक बाढ़ के हालात। अब तक 60 से ज्यादा की मौत। राहत और बचाव जारी। गुजरात में 5 दिन का अलर्ट। विदेशी निवेश बढ़ाने में जुटी सरकार। सूत्रों के मुताबिक 90 दिन के भीतर एफडीआई प्रस्तावों पर होगा फैसला। उद्योग मंत्रालय ने जारी किया आदेश। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। गिरते रुपए को संभालने के लिए आरबीआई का बड़ा कदम। अब पार्टनर कंट्री के साथ इंटरनेशनल ट्रेड में रुपए से कर सकते हैं पेमेंट सेटलमेंट। अगस्त से सरकारी प्लेटफॉर्म ओएनडीसी पर करिए शॉपिंग। प्लेटफॉर्म से 100 से ज्यादा शहरों के कारोबारी जुड़ेंगे। दूसरे चरण में ऑफलाइन कारोबारी भी होंगे शामिल। गिरावट के बाद बाजार निचले स्तर से सुधरकर फ्लैट बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी। बैंकिंग, एनर्जी, मेटल, रियल्टी शेयरों में खरीदारी। शिवसेना के बागी विधायकों की अयोग्यता पर स्पीकर अभी नहीं ले फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश। मामले पर सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच करेगी सुनवाई। श्रीलंका में सत्ता परिवर्तन तय। राष्ट्रपति गोटाबाया पूरी कैबिनेट के साथ देंगे इस्तीफा। प्रधानमंत्री ऑफिस ने किया कंफर्म। नई संसद की छत पर लगा विशाल अशोक स्तंभ। 20 फीट की ऊंचाई और 95-100 किलोग्राम वजन। पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। गिरते रुपए को संभालने के लिए आरबीआई ने एक नया सिस्टम बनाया है। अभी पार्टनर कंट्री के साथ इंटरनेशनल ट्रेड पेमेंट सेटलमेंट रुपए में किया जा सकेगा। इसके लिए आरबीआई ने एक मैकेनिज्म बना दिया है। डिटेल लेते हैं लक्ष्मण रॉय से, और फीओ के डीजी अजय सहाय भी हमारे साथ होंगे। पहले चलते हैं लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण, ये बताइए कि आरबीआई के गिरते रुपए को संभालने के लिए जो कदम उठाया है उसकी बारीकियां क्या है, डिटेल्स क्या है? देखिए, दरअसल इसकी बारीकी है कि आरबीआई ने अब ये व्यवस्था की है कि आप एक्सपोर्टर हों तो रुपये में अपना इनवॉइस दे सकते हैं, यानी रुपये में आप सामने वाले को अपना भाव बता सकते हैं और उससे सामने वाले से रुपये में भी पेमेंट ले सकते हैं। ऐसे इंपोर्टर हैं तो आप रुपये में पेमेंट ले सकते हैं, सामने वाला भी आपका रुपया स्वीकार कर लेगा। अब आप पूछेंगे कि ऐसा होगा क्यों? क्योंकि जब हम इंपोर्ट करते हैं या फिर एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देश में रुपया तो चलता नहीं है, तो इसके लिए रिजर्व बैंक ने एक विशेष व्यवस्था की है। विशेष व्यवस्था के तहत ये किया गया है कि एक ऑथराइज बैंक रहेगा, एडी बैंक, जिसको ऑथराइज डीलर बैंक कहते हैं। वो ऑथराइज डीलर बैंक इंडिया में कई सारे हैं। उन ऑथराइज डीलर बैंक के पास एक अकाउंट खुलेगा, एस्ट्रो अकाउंट खुलेगा। मान लिया जाए हम कोई सामान इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इंपोर्ट करने के लिए हमें $1 लाख देना है, तो हमने $1 लाख के बराबर का रुपया उस एस्ट्रो अकाउंट में डाल दिया। अब सामने वाला जो है वो उसका पेमेंट लेना चाहता है तो वो एस्ट्रो अकाउंट जो है सो उससे उसको पैसा दिया जाएगा। लेकिन ऐसे हम एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्टर को पैसा चाहिए होगा, वो पैसा एस्ट्रो अकाउंट के जरिए फिर एक्सपोर्टर के पास आ जाएगा। तो कुल मिला कहें बीच में डॉलर की ज़रूरत कहीं नहीं पड़ने वाली है। इसकी व्यवस्था यहाँ पे आरबीआई ने की है और इस व्यवस्था के तहत ये किया गया है कि जो एडी बैंक है, ऑथराइज डीलर बैंक है, ये पहले रिजर्व बैंक से परमिशन लेंगे कि हमें किस बैंक के साथ रुपये सेटलमेंट करना है, और ऑथराइज डीलर बैंक जो है जिस देश के साथ रुपये का लेन देन किया जाना है उसके बैंक के साथ मिलकर के यहाँ पे एस्ट्रो अकाउंट खोला जाएगा। और मान लिया जाए चूँकि हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो जाहिर तौर पर पैसा सरप्लस बचा रह जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, तो उसको फिर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के तौर पर लगाया जाएगा, जैसा कि रिजर्व बैंक ने अपने ऑर्डर में कहा है। तो रुपये के लेन देन के जरिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट सुगम हो सकेगा, डॉलर की ज़रूरत कम पड़ेगी, तो जाहिर तौर पे डॉलर के मुकाबले रुपया जो गिर रहा है उसे थामने में मदद मिलेगी। तो एक्सपोर्ट इंपोर्टर्स के लिए काफ़ी राहत की खबर है। खासतौर से श्रीलंका, रूस जैसे देशों के साथ अगर कारोबारी रिश्ता करना है तो उनके लिए काफ़ी बेहतरीन खबर होगी। विशेष आपके हमारे गेस्ट अजय सहाय जी हैं, फीओ के डीजी, वो आपको ज़्यादा बेहतर बताएंगे। अजय साहब को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लक्ष्मण जी, लेकिन उनसे पहले अजय जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। सरकार ने ये जो नया मैकेनिज्म तैयार किया है रुपये में सेटलमेंट का, पहली नजर में आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर?
नहीं, बहुत अच्छा एक प्रोविजन किया गया है, बिकॉज आज की डेट में बहुत से कंट्रीज हैं जो एक्यूट फॉरेन एक्सचेंज शॉर्टेज फेस कर रहे हैं, जिससे कि हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट उनके साथ प्रभावित हो रहा है। जो ये प्रोविजन किया गया है उनसे उन कंट्रीज के साथ भी हम ट्रेड कर सकेंगे। तो ये जो है, बहुत से कंट्री हम देखते हैं साउथ अमेरिका में या अफ्रीका में, आज की डेट में वो सिर्फ जो ट्रेडिंग है वो खाली लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू कर रहे हैं, बिकॉज उनके पास फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेज है और वो पूरा फॉरेन एक्सचेंज मॉनिटर कर रहे हैं। तो अगर हम रुपी में डील कर सकते हैं उन कंट्रीज से, तो हम दोनों तरफ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ावा दे सकते हैं। खाली इस प्रोविजन में एक चीज हमें समझनी होगी कि जो एक्सपोर्ट बेनिफिट्स हैं उन पे क्या है, बिकॉज जनरली जब फॉरेन करेंसी में पेमेंट आता है तभी एक्सपोर्ट बेनिफिट मिलते हैं और जनरली एक्सपोर्ट बेनिफिट रुपी में नहीं मिलते हैं। तो ये थोड़ी एक लिटिल क्लैरिटी रिक्वायर्ड होगी, अदरवाइज बहुत अच्छा कदम है। और ये इंडिया का जिस तरह रिकॉग्निशन वर्ल्ड में है, इंडियन करेंसी का रिकॉग्निशन बढ़ रहा है, उसको भी इंटरनेशनलाइजेशन करने में एक मदद मिलेगी। अजय सहाय जी, मैं लक्ष्मण बोल रहा हूँ। जो रिजर्व बैंक की तरफ से नोटिफिकेशन दिया गया है वहाँ पे साफ तौर से कहा गया है कि इस एस्ट्रो अकाउंट के जरिए, जिसके जरिए पैसे का लेन देन किया जाएगा, उसके जरिए आपको लेटर ऑफ क्रेडिट की सुविधा मिलेगी, एक्सपोर्ट एडवांस ऑथराइजेशन की सुविधा मिलेगी। तो ये सारी सुविधाएं मिलने के बाद आपको लगता है कि नई व्यवस्था वाकई एक्सपोर्टर्स के लिए रामबाण साबित होगा ऐसे समय में जब रसिया, श्रीलंका जैसे देशों में एक अलग तरह का संकट है? नहीं, बिल्कुल, जिस तरह के एनेबलिंग प्रोविजन किया है ये इस समय की पुकार थी और आरबीआई ने बहुत अच्छा कदम लिया है, जिससे हमें अपना एक्सपोर्ट, जो कि हम देख रहे हैं चैलेंजेस हो रहे हैं, डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, उस समय में ऐसे कंट्रीज में जहां पे फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेज है, इंडिया को अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने में मदद मिलेगी, अपना इंपोर्ट बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। तो बायलैटरल ट्रेड के लिए एक बहुत अच्छा कदम होगा। और जैसे मैंने बोला है कि ये रुपी का जो रिकॉग्निशन भी है एज ए इंटरनेशनल करेंसी, उसको बनने में भी मदद मिलेगा। आज हम देखते हैं बहुत से कंट्री अपनी करेंसी को इंटरनेशनलाइज करना चाहते हैं, तो इस तरह के कदम से अगर हम 10, 12, 15 कंट्रीज के साथ अपना रुपी का ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो रुपी के इंटरनेशनलाइजेशन की तरफ भी एक बहुत मतलब जो पॉजिटिव कदम होगा। एक सवाल अजय सहाय जी ये उठता है कि इस पूरे कोशिश का मकसद ये है कि गिरते रुपयों को संभाला जाए डॉलर के मुकाबले, इसमें मददगार साबित होगा ये कदम? देखिए, ऐसा है कि गिरते रुपये को संभालने के लिए तो मेरे को नहीं लगता, बिकॉज जिस तरह के रुपये का जो चल रहा है वो डिमांड सप्लाई का, और जब हम ट्रेडिंग रुपी में करेंगे तो एक तरह से डिमांड और सप्लाई दोनों को हम टच नहीं करते हैं, बिकॉज जो भी इंपोर्ट होगा वो रुपी में होगा, एक्सपोर्ट रुपी में होगा। अगर उन कंट्रीज के साथ हम ये ट्रेडिंग अरेंजमेंट करते हैं जिनसे हमारा मेजर इंपोर्ट हो रहा है जो कि फॉरेन करेंसी में है, तो जरूर रुपी को जो गिर रहा है वो गिरने में थोड़ा कम आएगा। लेकिन जनरली स्पीकिंग इस चीज को हम इस तरह से नहीं देखते हैं अनलेस हम उन कंट्रीज के साथ एक अरेंजमेंट करें जहां से, फॉर एग्जांपल, अगर हम मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ करते हैं या ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज के साथ करते हैं, तो शायद हमारी जो डिमांड डॉलर की वो कम हो जाए, और डिमांड की डॉलर कम होती है तो जो रुपया जिस तरह डिप्रिशिएट हो रहा है वो शायद कुछ कम डिप्रिशिएट करेगा। लेकिन ये हमें देखना चाहिए कि जो रुपी डिप्रिशिएशन को देखने, आज की डेट में बहुत सी करेंसीज हैं जो डॉलर के अगेंस्ट डिप्रिशिएट कर रही है, और अगर हम एक साल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो रुपये उतना डिप्रिशिएट नहीं किया जितना बहुत सी हमारी कॉम्पिटिंग करेंसीज डिप्रिशिएट की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय जी हमसे जुड़ने के लिए। और लक्ष्मण जी, आपकी अगली खबर, एक्सक्लूसिव खबर, उसकी बात करते हैं, जहां ये चर्चा है कि 90 दिन के अंदर एफडीआई को क्लियरेंस मिलेगी। क्या प्रस्ताव है, क्या फैसला है सरकार का? देखिए, दरअसल ये है कि सरकार हर कोशिश में जुटी है कि ऐसे माहौल में, पूरी दुनिया में जहां एक मंदी जैसा माहौल छाया हुआ है, भारत में निवेशक को और ज़्यादा आकर्षित किया जाए, और निवेश से जुड़े हुए कोई भी प्रस्ताव आते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई से जुड़े प्रस्ताव, तो उसको लंबे समय तक ना अटकाया जाए, उसको फास्ट ट्रैक किया जाए, जल्द से जल्द संबंधित मंत्रालय मंजूरी दें। और जो नोडल मिनिस्ट्री उद्योग DPIT उद्योग मंत्रालय, उनकी तरफ से साफ तौर से निर्देश दिए गए सभी मंत्रालयों के कि उनके पास जैसे ही कोई प्रस्ताव है तुरंत उसको हाँ या ना करिए। किसी भी सूरत में 90 दिन से ज़्यादा प्रस्ताव आपके पास नहीं अटके होने चाहिए। ये सारे प्रस्ताव की जो बात मैं कर रहा हूँ उसमें चाइना, पाकिस्तान जैसे देशों से छोड़कर आने वाले एफडीआई के प्रस्ताव हैं। और उसके लिए पिछले दिनों एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, उसमें पता चला था कि 50 से ज़्यादा एफडीआई के प्रस्ताव करीब अभी पेंडिंग है, जिसमें 8 प्रस्ताव जो है 9 प्रस्ताव इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री की है, 8 प्रस्ताव DPIT के हैं, 3 वित्त मंत्रालय के हैं, 4 फार्मा के हैं। तो अब उन सबको स्पीडअप किया जाएगा, उन सबको मंजूरी देने में तेज़ी ले जाएगी। इस निर्देश के बाद ऐसी संभावना है।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण जी। बढ़ते हैं आगे। देश के 100 शहरों के कारोबारियों को अगस्त तक मुफ्त सरकारी ई कॉमर्स नेटवर्क ONDC से जोड़ने की तैयारी है। पायलट प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में ऑफलाइन कारोबारी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC का हिस्सा बन पाएंगे। डिटेल इस खबर की समझते हैं आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, ये सरकारी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होगा, क्या डिटेल है इसकी? देखिए, जो सरकार की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है ONDC यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जिसके जरिए देश के सभी कारोबारियों को मुफ्त में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जोड़ने की योजना है, उसके तहत जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि 100 शहरों के कारोबारियों को इस अगस्त महीने के अंत तक जोड़ा जाएगा। यानी कि ये सभी कारोबारी वहां से इस डिजिटल कॉमर्स का हिस्सा बन सकेंगे, जो सरकारी डिजिटल कॉमर्स है और फ्री में। अभी तक जो दिक्कत होती थी कि तमाम जितने भी विदेशी कंपनियां हैं उन पर हमेशा आरोप लगते थे कि वो भेदभाव करती हैं, कई तरह के प्रेडेटरी प्राइसिंग करती हैं। इसी को देखते हुए सरकार ये नेटवर्क लेकर आई है और इसमें ये हमें जानकारी मिल रही है कि इसमें इस हफ्ते के अंत तक 4 जो साउथ के शहर हैं, जिसमें कि चेन्नई, त्रिशूर, कन्नौज जैसे शहर हैं, इनको भी लाइव कर लिया जाएगा, यानी कि लाइव हो जाएंगे। कुल मिलाकर इसके दूसरे चरण में जो 15 अगस्त तक कंप्लीट होने वाली है, उसमें ये कहा जा रहा है कि जितने भी ऑफलाइन ट्रेडर्स हैं उनको भी इस डिजिटल कॉमर्स नेटवर्क का हिस्सा बनाया जाएगा और खासतौर से सिंगल मार्केट पर फोकस किया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि दिल्ली में जैसे सरोजनी मार्केट है, वहां के जितने भी ऑफलाइन कारोबारी होंगे उनको इस नेटवर्क का हिस्सा बनाया जाएगा। तो इस तरह के देश के अलग अलग जगहों पर सिंगल मार्केट को फोकस किया जाएगा और साथ ही साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट, जो काफी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट सरकार का चल रहा है, वहां के कारोबारियों को भी इस ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। तो कुल मिलाकर सरकार की कोशिश यही है कि यूपीआई की तर्ज पर जिस तरह से ग्लोबल सक्सेस मिली है सरकार को यूपीआई के जरिए, उसी तरह से ई कॉमर्स के सेक्टर में इस ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के जरिए इस सफलता को दोहराया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक। ये बड़ी खबर है अपने आप में, जिस तरीके से सरकार ये पूरे प्लेटफॉर्म को डेवलप करने की बात कर रही है, पूरा लैंडस्केप जो है वो प्रभावित होगा ई कॉमर्स का। बहरहाल बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं मार्केट की। बाजार गिरावट के बाद आज फ्लैट बंद हुआ। सेंसेक्स 87 पॉइंट गिरकर 54,395 और निफ्टी 5 पॉइंट गिरकर 16,216 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही। सबसे ज्यादा तेजी बैंकिंग शेयरों में दिखी। बाकी डिटेल लेते हैं यतीन मोता से। बताएं यतीन, कहां रही तेजी और कहां मंदी? देखिए, बाजार फ्लैट बंद हुआ, लेकिन अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें NSE पे तो 2:1 था। अगर हम निफ्टी के गेनर्स की बात करें तो ऑटो शेयर्स और मेटल शेयर्स का दबदबा था। अगर हम देखें तो आयशर मोटर्स आज टॉप गेनर बना निफ्टी पे, और इसके अलावा ONGC, टाटा स्टील और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर में भी आपको लगभग 3% की तेजी आते हुए दिखाई दी। लूजिंग एंड पे भारतीय एयरटेल, क्योंकि अदानी के टेलीकॉम एंट्री के बाद थोड़ी बहुत नर्वसनेस इस स्टॉक में देखी गई। स्टॉक 5% नीचे था। इसके बाद स्लाइटली वीक रिजल्ट्स के बाद TCS में आपने 5% का कट देखा और उसी के साथ दूसरे IT स्टॉक्स में भी आपको मंदी का माहौल दिखा। मिड कैप गेनिंग एंड पे देखें तो अदानी ग्रीन जैसे स्टॉक्स लगभग 15% ऊपर थे। वी मार्ट, सुदर्शन केमिकल और ब्लू डार्ट और ब्लू स्टार जैसे स्टॉक्स भी आज आपको ऊपर जाते हुए दिखाई दिए, 7 से 8%। बैंकिंग स्टॉक्स में आज बहुत ही अच्छा माहौल था। इनफैक्ट निफ्टी बैंक 1% ऊपर था और इसका मेन कंट्रीब्यूशन आपको PSU बैंक से आ रहा था, खास करके बैंक ऑफ बड़ौदा जो लगभग 4% ऊपर थी। IOB, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक जैसे शेयर्स में भी आपको अच्छी खासी तेजी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ दिखाई दी। बहुत बहुत शुक्रिया यतीन। पिछले कुछ दिनों से दुनिया भर के क्रिप्टो बाजार में अनिश्चितता छाई हुई है। क्रिप्टो करेंसी पर निवेशकों के भरोसे को तगड़ा झटका लगा है और क्रिप्टो एक्सचेंजेस भी बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। दुनिया भर में क्रिप्टो विंटर की आहट महसूस की जा रही है। भारत के क्रिप्टो निवेशकों की शिकायत है कि कई एक्सचेंजेस किसी भी तरह के डिपॉजिट या विड्रॉल की सुविधा नहीं दे रहे हैं। वजीरेक्स ने नेट बैंकिंग के जरिए सभी तरह के डिपॉजिट पर रोक लगा दी है। कॉइन स्विच कुबेर ने भी KYC जरूरतों का हवाला देते हुए फिलहाल क्रिप्टो विड्रॉल सुविधा पर रोक लगा रखी है। क्रिप्टो एक्सचेंज वॉल्ट ने अपने प्लेटफॉर्म पर सभी तरह की ट्रेडिंग एक्टिविटी को रोक दिया है। कई क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भी मानते हैं कि ये समय थोड़ा सावधानी से निवेश करने का है। हम अपने कस्टमर से उम्मीद करते हैं
वो सारा डेटा जो हम उनको अवेलेबल कराते हैं अपने ऐप पर, उसको देखें, समझें और किसी भी अदर मार्केट इंस्ट्रूमेंट की तरह एक अच्छा इन्फॉर्म डिसीजन लें बिफोर वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करें। अगर आप इम्पल्स बाइंग करते हैं तो क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करने के पहले थोड़ा सा पेशेंस रखें। It is just a wait and watch game. I think we will have to see how the entire rest of the world will eventually react for these kinds of ups and downs. भारत सरकार क्रिप्टो को लेकर अपने नियम लगातार कड़े करते जा रही है। 1 जुलाई से डिजिटल संपत्ति या क्रिप्टो करेंसी के भुगतान पर 1% TDS लगाने का नियम लागू हो चुका है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने देश के कई बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजेस को समन भेजा है। इन एक्सचेंजों पर फेमा नियमों के उल्लंघन और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। इसका असर भारत में क्रिप्टो करेंसी के ट्रेड पर पड़ा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जेब पे, वजीरेक्स और कॉइन DCX जैसे एक्सचेंज के ट्रेड में 60 से 87% तक गिरावट आई है। कई एक्सचेंज इस समय नए प्रोडक्ट डेवलप करने और खुद को डाइवर्सिफाई करने में ध्यान दे रहे हैं। क्रिप्टो मार्केट आजकल थोड़ा मंदी में चल रहा है। इस मुश्किल के समय में हम अपना फोकस अपने प्रोडक्ट को बनाने में और अपने इकोसिस्टम को बढ़ाने में लगा रहे हैं, जो कि आने वाले समय में आम जिंदगी में काफ़ी काम आएगा। इसलिए हम अपने कंपनी के स्किल्ड एम्प्लॉइज की मदद ले रहे हैं। भारत के कई क्रिप्टो एक्सचेंज अपने कर्मचारियों की छंटनी कर रहे हैं। अनुमान है कि अकेले जून महीने में इस इंडस्ट्री से 1700 लोग बाहर हो गए। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस ने एक झटके में अपने 1100 कर्मचारियों को निकाल दिया। सरकार ने साफ किया है कि आने वाले दिनों में भी पॉलिसी के क्षेत्र में क्रिप्टो को कोई बहुत राहत नहीं मिलेगी। ऐसे में निवेशकों के लिए क्रिप्टो विंटर लंबा रह सकता है। रोहन सिंह, दिल्ली। कोलंबो में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर प्रदर्शनकारियों के धावा बोलने के बाद आखिरकार अब श्रीलंकाई राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने अपने कैबिनेट समेत इस्तीफा देने के लिए तत्परता दिखाई है, वो तैयार हो गए हैं। प्रधानमंत्री ऑफिस ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है। इसके साथ ही नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। इधर प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया है कि जब तक नई सरकार का गठन नहीं होता है वो हटेंगे नहीं। प्रदर्शनकारियों ने पूरा राष्ट्रपति महल अपने कब्जे में ले रखा है। पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या से गमगीन जापान में संसदीय चुनाव के नतीजे आ गए हैं। चुनाव में शिंजो आबे की पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को भारी जीत मिली है। पहले से सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और उसकी सहयोगी कोमैतो को 248 सदस्यों वाले सदन में 146 मत हासिल हुए हैं, जो बहुमत के आंकड़े से काफी ज्यादा है। इस जीत से स्पष्ट हो जाता है कि प्रधानमंत्री फूमियो किशिंदा वर्ष 2025 तक पद पर बने रहेंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा तथा दीर्घकालीन नीतियों पर काम जारी रखेंगे। संसद के उच्च सदन के लिए हुए चुनाव में भारी जीत मिलने पर किशिंदा ने अपने समर्थकों का और देश की जनता का आभार जताया है। बाढ़ से महाराष्ट्र और गुजरात के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले 7 दिन में गुजरात में लगातार बारिश हो रही है और बाढ़ के हालात बन गए हैं। दक्षिण गुजरात के कई जिलों में भारी जल भराव देखने को मिल रहा है। वलसाड में लोगों का रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी। इस बीच पीएम मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री से बातचीत कर हर मदद देने का भरोसा भी दिलाया है। इधर महाराष्ट्र में भी मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है। नासिक के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में जारी बारिश के चलते नदियों पर बने पुल डूब गए हैं। कई गांवों में संपर्क टूट गया है। वहीं रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। दूरसंचार विभाग ने चाइनीज कंपनियों की टेलीकॉम इक्विपमेंट में एंट्री पूरी तरह से बंद कर दी है। दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों की लाइसेंस की शर्तों में बदलाव किया है। अब कंपनियों को नेटवर्क एक्सपेंशन के लिए भी ट्रस्टेड पोर्टल से मंजूरी लेनी होगी। नए इक्विपमेंट के लिए ट्रस्टेड पोर्टल से मंजूरी का नियम पहले से लागू है और नया नियम आज से लागू हो गया है। ट्रस्टेड पोर्टल टेलीकॉम में भरोसेमंद विदेशी वेंडर और साजो सामान की पहचान के लिए सरकार का वन स्टॉप सॉल्यूशन है।
रेलवे की परीक्षा में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए रेल मंत्रालय बड़ा कदम उठाने जा रहा है। हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि रेल मंत्रालय ने आईटी मंत्रालय और UIDAI को रेलवे की कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में कैंडिडेट्स की वेरिफिकेशन आधार से करने के लिए कहा है। डिटेल्स लेते हैं दीपाली नंदा से। दीपाली, बताएं पूरा ये सिस्टम जो प्रपोज हो रहा है कैसे काम करेगा? देखिए, आधार की बात की जाए तो बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी हो या फिर कोई दूसरा सरकारी काम हो, आधार उसमें एक अहम भूमिका निभाता है। और अब कोई भी कैंडिडेट जो रेलवे बोर्ड की परीक्षा में बैठने जा रहा है, रेलवे में नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है, उसकी पहचान भी आधार के जरिए वेरीफाई की जाएगी। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक रेल मंत्रालय ने IT और UIDAI जो कि आधार की नोडल एजेंसी है, उसे ये कहा है कि रेलवे रिक्रूटमेंट कंट्रोल बोर्ड के तहत आने वाले करीब 21 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जिसके तहत परीक्षाएं देश भर में की जाती हैं, अगर उनके लिए कोई भी कैंडिडेट अप्लाई करता है तो उसकी वेरिफिकेशन आधार के जरिए कराई जाए। इसके पीछे सबसे बड़ा मकसद यही है कि जो एग्जामिनेशन के दौरान फर्जीवाड़ा होता है उसे रोका जाए। फर्जीवाड़ा इस तरह से कि फॉर्म कोई और व्यक्ति भरता है और कई बार इस तरह के मामले सामने आए हैं कि परीक्षा में कोई और बैठता है, तो पहचान व्यक्ति की पुख्ता की जाए। इस हिसाब से रेल मंत्रालय ने ये फैसला लिया है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के तहत होने वाली परीक्षाओं में आइडेंटिफिकेशन आधार के जरिए वेरीफाई की जाएगी। और साथ ही साथ ये भी मकसद रहेगा कि कोई भी व्यक्ति जो रेलवे में नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है वो किसी भी तरह से एंटी सोशल एक्टिविटीज में तो शामिल नहीं है, और इसी तरह से पहचान को और पुख्ता किया जाए, पूरा डेटा व्यक्ति का वेरीफाई किया जाए। इसलिए अब रेलवे नौकरी में आधार के जरिए वेरिफिकेशन कराया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दीपाली। और भारत की आबादी अगले साल दुनिया में सबसे ज्यादा हो जाएगी, यानी भारत इस मामले में चीन को पछाड़ने वाला है, जो अभी जनसंख्या के मामले में पहले पायदान पर है। आज विश्व जनसंख्या दिवस है और इस मौके पर UN ने दुनिया की आबादी पर अपनी रिपोर्ट जारी की है। इसी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 2023 में भारत आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ देगा और दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त तूफानी माहौल है। AIADMK के भीतर मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है और पार्टी के दोनों शीर्ष नेताओं के बीच नेतृत्व को लेकर खींचतान लगातार जारी है। ये खींचतान किस हद तक बढ़ गई है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पलानीस्वामी के AIADMK का अंतरिम महासचिव बनते ही सोमवार को पनीर सेल्वम को पार्टी से सभी पदों से निलंबित करने का फैसला सुना दिया गया। इस फैसले के बाद पनीर सेल्वम ने कहा कि उन्हें पार्टी के 1.5 करोड़ कार्यकर्ताओं का समर्थन हासिल है और वे इस फैसले के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। वहीं पार्टी की आम परिषद की बैठक में दोनों गुटों की ओर से एक दूसरे पर कई हमले किए गए। पनीर सेल्वम और पलानीस्वामी के बीच कई महीनों से पार्टी के वर्किंग फॉर्मेट को लेकर विवाद जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए संसद भवन पर लगे अशोक स्तंभ का अनावरण किया। यह अशोक स्तंभ नए संसद भवन की छत पर स्थापित किया गया है, जिसकी ऊंचाई 20 फीट है और इसका वजन लगभग 9,500 किलोग्राम है। और इस अशोक स्तंभ चिन्ह को 8 चरणों की प्रक्रिया के बाद तैयार किया गया है। पीएम ने नए संसद भवन के निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया और यहां काम कर रहे वर्कर्स से मुलाकात की, बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला भी थे। हालांकि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री के हाथों अनावरण का विरोध किया है। ओवैसी ने ट्वीट कर कहा है कि यह अधिकार लोकसभा स्पीकर का है। और इंडस्ट्री संगठन CII ने इसके CEOs का पोल किया। इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ से लेकर महंगाई और रुपए की गिरावट पर सवाल पूछे गए। कैसी है इकोनॉमी की पिक्चर, इस सर्वे के हवाले से इसी पर होगी बड़ी चर्चा आज आवाज अड्डा में शाम 7:57 पर।